नमस्कार, मैं हूं लाल चंद्र सिंह। हमारे खास कार्यक्रम पूरा सच में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। खबरों की दुनिया में पूरा सच बहुत जरूरी होता है, क्योंकि झूठ से भी ज्यादा खतरनाक होता है अधूरा सच, और उसी तरह खतरनाक होती है अधूरी खबर भी। इसीलिए तो हर खबर का पूरा सच हम आपको बताएंगे, वो भी तथ्यों, तर्कों और सबूतों के साथ। तो आइए बिना देर किए देखते हैं पूरा सच। आम आदमी पार्टी को दिल्ली वालों ने सत्ता से तो उखाड़ दिया, लेकिन इनके भ्रष्टाचार की फाइल में रोज नए नए पन्ने जोड़ रहे हैं। सरकार जाने के बाद भी आपके नेताओं पर घोटाले के आरोप सामने आ रहे हैं। अब इस बार अस्पताल घोटाले में पूर्व मंत्री सौरभ भारद्वाज के आवास समेत कई ठिकानों पर ईडी ने छापे मारे हैं। इस छापेमारी के बाद आम आदमी पार्टी के हर छोटे बड़े नेता ने वही पुराना राग अलापना फिर से शुरू कर दिया है। लेकिन आम आदमी पार्टी को मालूम होना चाहिए कि हर बार विक्टिम कार्ड काम नहीं करता है। दिल्ली की जनता ने जब आम आदमी पार्टी को सत्ता सौंपी थी तो उम्मीदों का आसमान बहुत ऊंचा था। साफ राजनीति, ईमानदार व्यवस्था और करप्शन फ्री सरकार के सपने दिखाकर जनता का विश्वास जीता गया था। लेकिन अब वही पार्टी जिसके नेता खुद को क्रांति के योद्धा बताया करते थे, उनके नए नए केस अब सामने आ रहे हैं। इसीलिए आज के पूरा सच में हम आपको बताएंगे कि अस्पताल बनाने के नाम पर दिल्ली के लोगों के साथ किस तरह से धोखा हुआ था, और भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन की कोख से निकली पार्टी आज खुद कैसे भ्रष्टाचार के आरोपों से घिर गई है। तो देखते हैं पूरा सच पूरे विस्तार के साथ। दिल्ली की सियासत में आज फिर से हलचल मच गई, जब प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल के करीबी और दिल्ली के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज के आवास समेत कई जगहों पर एक साथ छापेमारी की। ईडी की यह छापेमारी दिल्ली अस्पताल निर्माण घोटाले से जुड़े मामलों की जांच को लेकर की गई। दिल्ली पुलिस के एंटी करप्शन ब्रांच यानी एसीबी ने आप सरकार के दौरान स्वास्थ्य ढांचे से जुड़ी परियोजनाओं में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच शुरू की। जांच एजेंसी ने पूर्व स्वास्थ्य मंत्रियों सौरभ भारद्वाज और सत्येंद्र जैन के खिलाफ इस साल जून में केस दर्ज किया था। एफआईआर में दिल्ली सरकार के पूर्व स्वास्थ्य मंत्रियों, निजी ठेकेदारों और अज्ञात सरकारी अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाए गए। बाद में ईडी ने भी इस मामले में जुलाई में केस दर्ज करके जांच शुरू की। एसीबी की एफआईआर और ईडी की पारंपरिक जांच में सामने आया कि दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य ढांचे से जुड़ी परियोजनाओं में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार, अनुचित लागत बढ़ोतरी, अनधिकृत निर्माण और फंड्स की हेराफेरी की गई है। इसी सिलसिले में ईडी की टीमें आज सुबह दिल्ली के पूर्व मंत्री सौरभ भारद्वाज के आवास पर भी पहुंची। साथ ही कई निजी ठेकेदारों के दफ्तरों और आवासों की भी तलाशी ली गई, ताकि यह पता लगाया जा सके कि आखिरकार जनता के पैसों को किस तरह से डाइवर्ट और मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए इस्तेमाल किया गया। लेकिन ईडी की छापेमारी को लेकर सत्ताधारी बीजेपी और आम आदमी पार्टी में जुबानी जंग छिड़ गई है। इस कार्रवाई पर अरविंद केजरीवाल ने एक्स पर लिखा कि मोदी सरकार तो आम आदमी पार्टी के पीछे ही पड़ गई है। तो वहीं आम आदमी पार्टी के नेता आतिशी, संजय सिंह सहित तमाम नेता इसे बीजेपी की साजिश बताने में जुट गए। लेकिन बीजेपी ने कहा कि ईडी की कार्रवाई आम आदमी पार्टी सरकार के घोटालों पर एक्शन है। दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा पूछ रहे हैं कि सौरभ भारद्वाज इतना बता दें कि स्वास्थ्य मंत्री रहते हुए उन्होंने किसी भी तरह के उपकरण या कंस्ट्रक्शन को लेकर कोई अनुमति दी थी या नहीं। तो पहले आप सुन लीजिए इस मामले पर आम आदमी पार्टी और बीजेपी का क्या क्या कहना है, फिर हम आपको बताएंगे कि दिल्ली अस्पताल निर्माण घोटाले का क्या है पूरा सच। सौरभ भारद्वाज जी के घर पर फर्जी ईडी की रेड की गई है। ये रेड 100% फर्जी क्यों है? क्योंकि जिस समय का ये मामला है, जब अस्पतालों के निर्माण का ये फैसला हुआ, तब सौरभ भारद्वाज जी मंत्री ही नहीं थे। आम आदमी पार्टी के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री, दिल्ली के अध्यक्ष उनके सौरभ भारद्वाज, आज उनके यहाँ जांच एजेंसी ने छापा मारा है। और छापा भी वही जो चोरी, जो भ्रष्टाचार उन्होंने अस्पताल बनाने में किया, दवाई और उपकरण खरीदने में किया, जिसकी शिकायत भारतीय जनता पार्टी लगातार करती आ रही थी।
और हमारा ये मानना है कि सौरभ भारद्वाज हो, अरविंद केजरीवाल हो, मनीष सिसोदिया हो या सत्येंद्र जैन हो, ये सब वो भ्रष्टाचारी हैं जिन्होंने भ्रष्टाचार की गंगा में खूब गोते लगाए हैं। अब जांच एजेंसी जांच कर रही है, लेकिन स्वास्थ्य घोटाला दिल्ली में दिल्ली की जनता के साथ एक बहुत बड़ा धोखा था, जिसके सूत्रधार खुद सौरभ भारद्वाज रहे हैं। जांच एजेंसी को मैं जैसे जैसे जांच सामने आएगी, उसके बाद तथ्य सामने आएंगे, तो जनता भी देखेगी कैसे इन्होंने हमें लूटने का काम किया था। और अब हम आपको बताते हैं इस मामले का पूरा सच। जिस मामले में सौरभ भारद्वाज पर शिकंजा कसा गया है, पहले उस केस की जांच एसीबी कर रही थी, जिसे बाद में ईडी को सौंप दिया गया। ईडी की जांच का फोकस अस्पताल निर्माण के दौरान हुए पैसों के हेरफेर और उससे जुड़े राजनीतिक और प्रशासनिक स्तर पर हुई कथित मिलीभगत पर है। इस घोटाले में पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन और मौजूदा जो मंत्री उस समय थे सौरभ भारद्वाज, उनका नाम सामने आया। आपको बता दें कि अस्पताल परियोजनाओं में भ्रष्टाचार को लेकर पिछले साल 22 अगस्त 2024 को भाजपा के तत्कालीन विपक्ष के नेता विजेंद्र गुप्ता ने शिकायत दर्ज कराई थी। गुप्ता ने स्वास्थ्य परियोजनाओं में अनियमितता किए जाने और फंड के दुरुपयोग का आरोप लगाया था। तो आइए अब आपको बताते हैं कि यह पूरा घोटाला आखिर है क्या। एसीबी की जांच में सामने आया था कि साल 2018-19 में दिल्ली में करीब 5,590 करोड़ रुपए की लागत से 24 अस्पताल परियोजनाओं को मंजूरी दी गई थी। इनमें से 11 ग्रीनफील्ड और 13 ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट्स शामिल थे, लेकिन इनमें से ज्यादातर परियोजनाओं में बेवजह देरी हुई और लागत भी कई गुना बढ़ गई, जिससे पैसों की हेराफेरी का संदेह और गहरा हो गया। इस प्रपोजल में 1,125 करोड़ रुपए की लागत से 6,800 बिस्तर वाले आईसीयू अस्पताल प्रोजेक्ट का निर्माण होना था, लेकिन करीब 3 साल के बाद भी इसमें केवल 50% ही काम हो पाया और इस कार्य में 800 करोड़ रुपए खर्च भी हो गए। तो वहीं एलएनजेपी अस्पताल की लागत 488 करोड़ रुपए से बढ़कर 1,135 करोड़ रुपए हो गई, जबकि इसके काम कोई ठोस प्रगति इस काम में दिखी भी नहीं। इसके अलावा कई स्थानों पर बिना मंजूरी के निर्माण कार्य शुरू कर दिए गए और ठेकेदारों की भूमिका संदिग्ध पाई गई। हॉस्पिटल इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम यानी कि HIMS 2016 से पेंडिंग है, जिसे जानबूझकर टालने का आरोप भी है। इस पूरे मामले में बीजेपी का कहना है कि अस्पतालों के निर्माण, दवाइयों और उपकरणों की खरीद में आम आदमी पार्टी की सरकार ने बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार किया और यही वजह है कि ईडी ने आज सौरभ भारद्वाज के खिलाफ कार्रवाई की। आप भी सुनिए कि अस्पताल घोटाले पर बीजेपी नेताओं ने आखिर क्या कहा। आपको याद होगा भारतीय जनता पार्टी ने पहले इस मामले को उठाया था और बताया था कि किस प्रकार से हॉस्पिटल के कंस्ट्रक्शन के अंदर भारी धांधली हो रही है, ग्राउंड पर काम हो नहीं रहा और यहाँ पे बिल पर बिल पास होकर जाए जा रहे हैं। हॉस्पिटल तो बनने शुरू ही नहीं हुए, लेकिन बिल की पेमेंट्स हो रही है। ऐसे बहुत सारा मामला इस हॉस्पिटल से रिलेटेड है। 18-19 में 5590 करोड़ की परियोजनाओं को मंजूरी मिली थी, जिसमें 24 अस्पतालों के अंदर आईसीयू का निर्माण करना था, पॉलीक्लिनिक बनाने थे, अन्य साधन खरीदने थे और अस्पतालों का जनता के लिए मॉडर्नाइजेशन होना था। जब एजेंसी ने इनको पाया तो इसमें देरी के कारण तमाम भ्रष्टाचार इसके अंदर हुआ, परियोजनाओं में देरी हुई, उससे परियोजना की लागत बढ़ी और भ्रष्टाचार पूरी तरह से एजेंसी ने इसमें पाया है और इसी के तहत आज एसीबी ने और ईडी ने इन पर कार्रवाई की है। तो आपने देखा कि सौरभ भारद्वाज के ठिकानों पर यह छापेमारी की गई है। तो सौरभ भारद्वाज की अगर बात करें तो वो दिल्ली के पूर्व सीएम और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल के बेहद करीबी माने जाते हैं। वो 3 बार ग्रेटर कैलाश से विधायक रहे और दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार में कई महत्वपूर्ण विभागों की जिम्मेदारी भी संभाली। शराब नीति मामले में जब केजरीवाल जेल गए तो सौरभ भारद्वाज ने आतिशी के साथ मिलकर सरकार और पार्टी को संभाला। तो आइए अब आपको बताते हैं सौरभ भारद्वाज के राजनीतिक सफर के बारे में। सौरभ की पढ़ाई लिखाई सब कुछ दिल्ली में हुई। उन्होंने कंप्यूटर इंजीनियरिंग में डिग्री हासिल की। राजनीति में आने से पहले उन्होंने बतौर सॉफ्टवेयर कंसल्टेंट काम किया था। 2011 में दिल्ली में हुए जन लोकपाल आंदोलन के दौरान
उनकी मुलाकात अरविंद केजरीवाल से हुई। बस यहीं से इन्होंने अपनी राजनीतिक सफर की शुरुआत की। सौरभ भारद्वाज साल 2013 में पहली बार ग्रेटर कैलाश जैसी वीआईपी सीट से चुनाव जीत गए, जब दिल्ली में आम आदमी पार्टी की 49 दिनों की सरकार बनी थी। उस समय वो कैबिनेट मंत्री भी बनाए गए थे। फिर 2015 और फिर 2020 में भी ग्रेटर कैलाश विधानसभा सीट से उन्होंने जीत दर्ज की। साल 2023 में दिल्ली के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया के जेल जाने के बाद उन्हें दिल्ली का स्वास्थ्य मंत्री बनाया गया। हालांकि पिछले विधानसभा चुनाव में सौरभ भारद्वाज अपनी सीट से चुनाव हार गए और फिलहाल वो आम आदमी पार्टी की दिल्ली यूनिट के अध्यक्ष हैं और अस्पताल घोटाला मामला में नाम आने के बाद अब चर्चा में भी हैं। आप भी सुनिए कि अस्पताल घोटाले में सौरभ भारद्वाज का नाम आने पर दिल्ली सरकार में मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा का क्या कहना है। हजारों करोड़ रुपया 13 हॉस्पिटल्स के नाम के ऊपर कंस्ट्रक्शन में घोटाला किया, इक्विपमेंट्स खरीदने में घोटाला किया। ये बड़ा घोटाला आम आदमी पार्टी ने अपने 10 साल के कार्यकाल में किया। भाजपा बार बार ही कह रही थी, इसमें एसीबी भी अब इन्वेस्टिगेशन कर रही है और बड़ा स्पष्ट है, कई हॉस्पिटल तो चले ही नहीं। कई हॉस्पिटल्स के अंदर हजारों करोड़ के इक्विपमेंट्स लाके डंप कर दिए क्योंकि वो चलने लायक नहीं थे। और ये काम रुका नहीं अभी यही पार्टी पंजाब में जाकर इसी तरह से वहां पर भी चेहरा बदलकर लूटने का काम कर रही है। और बात सिर्फ सौरभ भारद्वाज की नहीं है, बल्कि भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन की कोख से जन्मी पूरी आम आदमी पार्टी और उसके कई बड़े नेताओं पर घोटालों में शामिल होने के आरोप लग चुके हैं। यहां तक कि पार्टी के सबसे बड़े चेहरे और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जेल तक जाना पड़ा था। तो आइए देखते हैं कि आम आदमी पार्टी से जुड़े भ्रष्टाचार के मामलों का क्या है पूरा सच। सबसे पहले बात करते हैं अरविंद केजरीवाल की ही, जिनका नाम शराब घोटाले और सार्वजनिक संपत्ति नियम के उल्लंघन में शामिल है। तो वहीं उप मुख्यमंत्री और मंत्री रहे मनीष सिसोदिया पर भी शराब घोटाले और स्कूल क्लासरूम निर्माण घोटाले के आरोप हैं। सत्येंद्र जैन की बात कीजिए तो भ्रष्टाचार के कई केस चल रहे हैं और वो लंबे समय तक जेल में रह चुके हैं। तो वहीं पार्टी के सांसद संजय सिंह का नाम भी शराब घोटाले में शामिल है। पार्टी के एक और बड़े नेता अमानतुल्लाह खान पर वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष रहते हुए कई गंभीर आरोप लगे। अब बात दिल्ली के एक और पूर्व मंत्री की करते हैं। इनका नाम है सोमनाथ भारती, जिन पर कई गंभीर मामले अदालतों में अभी भी चल रहे हैं। पूर्व मंत्री सौरभ भारद्वाज पर अस्पताल निर्माण में भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, जिस पर आज कार्रवाई भी हुई। इसी से संबंधित मामलों की जांच को लेकर आज ईडी ने छापेमारी की है। तो फिर यही वजह है कि बीजेपी कह रही है कि अरविंद केजरीवाल और उनकी सरकार ने दिल्ली को लूटने का काम किया। बीजेपी का कहना है कि आम आदमी पार्टी का कोई भी नेता हो, फर्क ये नहीं पड़ता कि चोरों की बारात में चेहरा किसका है, बल्कि ये तो पूरी की पूरी बारात ही चोरों की है। जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी की पूर्ववर्ती सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त पाई जाती थी, ये एक और मामला सामने आया है। कोई डिपार्टमेंट उठा लीजिए पिछले वाले सरकार के अंदर, अरविंद केजरीवाल साहब, आपके यहाँ पे तो भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार होता था। स्कूल के कमरों का मामला हो, चाहे वो लिकर का मामला हो, चाहे अब हॉस्पिटल का मामला हो, सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार है। सवाल ये उठता है, भ्रष्टाचार के हर मामले के अंदर जिस प्रकार से इनके लोग पाए जा रहे हैं और कोर्ट्स के अंदर केसेस चल रहे हैं, ये दिखाता है कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसको अरविंद केजरीवाल ने ठगा नहीं। आपको याद होगा, चाहे वो शीश महल बना, चाहे वो एक्साइज डिपार्टमेंट था, चाहे स्कूलों के बच्चों के लिए कमरे बनने थे, चाहे वो जल बोर्ड था, यानी अब जहां जाइएगा वहीं भ्रष्टाचार पाइएगा। ये पूरी तरह पार्टी भ्रष्टाचार में आकर डूबी हुई है। सभी मंत्रियों ने भ्रष्टाचार किया है और अब आपको जनता की महंगी कमाई का, जनता के टैक्स के पैसे का, जिसमें घोटाला हुआ, भ्रष्टाचार हुआ, एक एक पैसे का आपको जवाब देना पड़ेगा। जो आपने किया है वही आपको भरना भी पड़ेगा। और अब बात करते हैं सत्येंद्र जैन की। आपको बता दें कि दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार के ही एक और पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन भी भ्रष्टाचार के कई मामलों में आरोपी हैं। आय से अधिक संपत्ति मामले में सीबीआई ने अगस्त 2017 में उन पर एफआईआर दर्ज की थी, जो अभी भी कोर्ट में लंबित है। तो वहीं मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले में
ईडी ने मई 2022 को सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार किया था। आरोप था कि उन्होंने हवाला और शेल कंपनियों के जरिए करोड़ों रुपए के काले धन की ट्रांजैक्शन की है। इसके अलावा 571 करोड़ रुपए के सीसीटीवी प्रोजेक्ट में 16 करोड़ रुपए का जुर्माना माफ करने के लिए 7 करोड़ रुपए के रिश्वत के केस में भी एफआईआर दर्ज कर जांच की जा रही है। इसके अलावा सत्येंद्र जैन पर लोकनायक अस्पताल के 22 मंजिला नए ब्लॉक बनाने में अनियमितताओं के आरोप भी लगे हैं और दिल्ली सरकार ने अब एलजी से इस मामले में भी सीबीआई जांच की सिफारिश कर दी है। तो इतने आरोपों से घिरे सत्येंद्र जैन को लेकर आम आदमी पार्टी के नेता कह रहे हैं कि उन्हें तो झूठे मामलों में फंसाया गया है। पहले आप सुनिए कि आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने क्या कहा, फिर हम बताएंगे कि क्या है संजय सिंह और आम आदमी पार्टी के इन दावों का पूरा सच। सबने देखा कि कैसे सत्येंद्र जैन के मामले में 3 साल तक उनको जेल में रखने के बाद सीबीआई ने कह दिया उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं। एक झूठा केस सत्येंद्र जैन पे बनाया। आम आदमी पार्टी के नेताओं पे लगातार झूठे केस बना बना के उनको जेल में डालना भारतीय जनता पार्टी मोदी सरकार की एक नीति बन गई है। यह था संजय सिंह का दावा। अब बताते हैं पूरा सच। दरअसल इसी महीने की शुरुआत में पीडब्ल्यूडी में अनियमित नियुक्तियों और असंबंधित परियोजनाओं के भुगतान से जुड़े मामले में सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट को कोर्ट ने स्वीकार कर लिया और आम आदमी पार्टी के नेता इसे न्याय की जीत बताने लगे। लेकिन वो भूल गए कि सत्येंद्र जैन पर लगे भ्रष्टाचार के बाकी आरोपों की जांच अभी भी जारी है और यही वजह है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि जिस एफआईआर में वो 4 साल जेल में रहे उसमें क्लोजर रिपोर्ट दाखिल नहीं हुई है और केस अभी भी चल रहा है। आप भी सुनिए सत्येंद्र जैन को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने क्या कहा है। 4 साल तक उनको जमानत नहीं मिला, केस अभी चालू है। हाँ, तो पर उसके बाद सीबीआई का जो रिपोर्ट है वो कोर्ट ने एक्सेप्ट कर लिया ना। आप भयंकर भ्रांति में हो। जिस एफआईआर में वो 4 साल जेल में रहे वो एफआईआर में क्लोजर रिपोर्ट नहीं भरी गई। क्लोजर रिपोर्ट 2022 के केस में भरी गई। जिन 4 केसों में वो जेल में गए थे और लंबे समय तक रहे, वो 4 केसों में सीबीआई ने चार्जशीट किया है और वो ट्रायल फेस कर रहे हैं। मगर आप पार्टी के प्रोपेगेंडा का आप शिकार हो। सत्येंद्र जैन जी को जिस केसों में लंबा समय जेल में रहना पड़ा वो सारे के सारे केसों में चार्जशीट हुआ है और वो ट्रायल फेस कर रहे हैं। तो गृह मंत्री अमित शाह ने बिल्कुल साफ कर दिया कि किस मामले में क्लोजर रिपोर्ट दाखिल हुई है और कौन से मामले में अभी भी सत्येंद्र जैन के खिलाफ जांच चल रही है। इन सब के बीच अब तक आपने ये तो देख लिया कि दिल्ली में जब आम आदमी पार्टी की सरकार थी तो भ्रष्टाचार के कैसे कैसे मामले सामने आए। लेकिन बात तो इससे भी आगे जाती है। जब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल खुद भी भ्रष्टाचार के गंभीर मामले में गिरफ्तार हुए तो उन्होंने अपने पद से इस्तीफा देने से साफ तौर पर मना कर दिया और तिहाड़ जेल के अंदर से ही सरकार चलाई। मर्यादा तार तार हो गई और इस मामले में न्यायपालिका भी कुछ नहीं कर पाई क्योंकि हमारे संविधान में ऐसी स्थिति में इस्तीफा देने के लिए कोई कानूनी बाध्यता फिलहाल है ही नहीं और नैतिकता को अरविंद केजरीवाल ने माना नहीं। लेकिन अब केंद्र की मोदी सरकार ऐसी स्थिति में इस्तीफा देने के लिए कानूनी बाध्यता का प्रावधान कर रही है और इसी मकसद से संविधान में 130वें संशोधन के लिए विधेयक भी लेकर आई है जिस पर आम सहमति बनाने के लिए सरकार ने खुद ही अपनी तरफ से ही इसे जेपीसी को भेजने का फैसला किया है। लेकिन अब जरा यहां भी देखिए कि कई विपक्षी दल इस जेपीसी का भी बहिष्कार करने का ऐलान कर रहे हैं जिनमें अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी भी शामिल है। यानी कि ये नेता और ये पार्टियां चाहती हैं कि भ्रष्टाचार भी करें और अगर जेल चले गए तो जेल से ही सरकार भी चलाते रहें। इसे भारत के संविधान और लोकतंत्र का माखौल उड़ाना नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे। तो यह बात हुई कि किस तरह भ्रष्टाचार को लेकर आम आदमी पार्टी और उसकी सरकार जो दिल्ली में थे उस पर कितने बड़े बड़े आरोप थे। पूरा सच में अभी वक्त है एक ब्रेक का और ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि लद्दाख के द्रास में नदी के बीच फंसे 2 युवकों की कैसे बची जान और कांग्रेस नेता मध्य प्रदेश में जीतू पटवारी के बयान पर क्यों मचा है घमासान।
पता है, आई वॉज अ ब्राइट स्टूडेंट, कुछ करना चाहती थी, कुछ बनना चाहती थी। आप अपना खुद का स्टार्ट कीजिए ना, खुद का बिजनेस। और उसमें पैसे तो बहुत लगेंगे ना। जीरो इन्वेस्टमेंट। जीरो इन्वेस्टमेंट? हाँ, आई एम डूइंग इट। मैं एक प्रिंसिपल मैडम, शी इज माय क्लाइंट। मैं LIC एजेंट हूँ। LIC एजेंट बनो, अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। दीदी, नौकरी लग गई। अरे वाह, बधाई हो। तो अब तो ढेर सारी शॉपिंग। हाँ दी, नया मोबाइल। अरे रुको शहजादे, सैलरी से पहले खर्चे। इंस्टेंट लोन भी तो मिलता है। पहले बजट बनाना सीखो, फिर खर्च करो। पर दी, देखो, कमाई का एक हिस्सा हमेशा बचाना चाहिए, लेकिन पार्टी देने से नहीं बचोगे तुम। हाँ दी, पार्टी मेरी, बजट तुम्हारा। अच्छा। RBI कहता है, सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। तो ब्रेक के बाद पूरा सच में एक बार फिर से आपका सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बात करेंगे नेताओं के अजब गजब बयान की। मध्य प्रदेश की राजनीति में प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के जो हैं जीतू पटवारी के बयान ने एक तूफान खड़ा कर दिया है। उन्होंने दावा किया है कि पूरे देश में सबसे ज्यादा शराब मध्य प्रदेश की महिलाएं पीती हैं। तो पहले आप सुनिए उनका यह विवादित बयान, फिर हम आपको बताएंगे कि बीजेपी ने इसे क्यों बताया आधी आबादी का अपमान। हमें तमगा मिला है मध्य प्रदेश को कि महिलाएं सबसे ज्यादा शराब पूरे देश में कहीं पीती है तो मध्य प्रदेश की पीती है। ये मध्य प्रदेश का समृद्ध मध्य प्रदेश का सपना देखने वाली बीजेपी ने हालात कर दिए। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा कंजम्पशन शराब का कहीं है, खपत है, तो देश में सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में है। तो सुना आपने जीतू पटवारी का बयान। वैसे आपको हम बता दें कि पूरा सच ये है कि अरुणाचल प्रदेश में सबसे ज्यादा लगभग 26% महिलाएं शराब पीती हैं और मध्य प्रदेश में सिर्फ 1.6% महिलाएं ही शराब का सेवन करती हैं। और ये आंकड़े नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के हैं। तो बीजेपी का ये कहना है कि जीतू पटवारी का बयान न केवल मध्य प्रदेश की महिलाओं का अपमान है, बल्कि कांग्रेस की महिला विरोधी मानसिकता का एक अशोभनीय उदाहरण भी है। सरकार ने न कभी आरक्षण दिया, न कभी बहनों को तवज्जो दी, न कभी लाडली लक्ष्मी योजना से लगाकर लाडली बहना योजना तक किसी प्रकार की योजना चलाई और उल्टे कांग्रेस के द्वारा बहनों को शराबी कहना, ये सारे प्रदेश की बहनों का आधी आबादी का अपमान है। महिलाओं के बारे में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार जहां अत्यंत सम्मान और उत्कृष्ट भावनाएं रखती है, वहीं कांग्रेस पार्टी बहुत ही निकृष्ट और निंदनीय भावनाएं रखती है। मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी को इस विषय के ऊपर क्षमा मांगनी चाहिए। और अब आपको दिखाएंगे दिल को छू लेने वाले कुछ दृश्य। आपको दिखाते हैं कि कैसे केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने अपना काफिला रोककर नदी के बीचों बीच फंसे हुए 2 नौजवानों की जान बचाई। दरअसल लद्दाख के द्रास में एक गाड़ी नदी में गिर गई थी। इस हादसे के बाद गाड़ी में सवार 2 लोग नदी के बीच में फंस गए। इस वीडियो में भी आप देख सकते हैं कि नदी में गिरा पिकअप वाहन दिख रहा है, जिस पर 2 लोग मदद की राह देख रहे हैं। दोनों किसी तरह उस गाड़ी के ऊपर खड़े होकर मदद मांग रहे थे। तो उसी दौरान वहां से केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू अपने काफिले के साथ गुजर रहे थे। उन्होंने तुरंत अपने काफिले को वहीं पर रोक दिया। किरेन रिजिजू ने उनसे पूछा कि आप कैसे गिरे। फिर उनके साथ मौजूद पुलिस वाले रेस्क्यू टीम को बुलाए और इस तरह उनके प्रयास से नदी के बीचों बीच पिकअप पर खड़े दोनों लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया। तो कुछ दृश्य ऐसे हैं जो आगे के लिए सीख देते हैं, दिल को छू जाते हैं।
इसी के साथ आज के पूरा सच में इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात अपने इस विशेष कार्यक्रम पूरा सच में किसी और सियासी मुद्दे की पड़ताल के साथ। तो मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।